हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से चुनावों की गतिविधियां भी भारत में तेज हो रही हैं और इसके साथ ही अब चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं और अब मतगणना की बारी आने वाली है। तो ऐसे में इस चुनाव प्रणाली को लेकर के जैसे कि पहले भी कई बार सवाल खड़े किए जा चुके हैं, खासकर उस मतदान की प्रक्रिया को लेकर के जिसके तहत ईवीएम मशीन या फिर वीवीपैट जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो आज के इस टॉपिक में हम इस पूरे मामले को समझेंगे कि अभी हाल ही में ऐसा एक मामला, ऐसी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जिसमें वीवीपैट के उपयोग को लेकर के उसकी गणना से संबंधित कुछ बातें उस याचिका में कही गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख रहा है, इस सभी मुद्दों को आज हम इस पे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वह है चुनाव सुधार, ईवीएम और वोटों की सुरक्षा। क्योंकि यह पूरा जो मामला है चुनाव सुधारों की प्रक्रिया से जुड़ता है, ईवीएम मशीन का आना, वीवीपैट मशीन का आना, तो कैसे ये पूरा मामला आगे बढ़ा इसको भी देखेंगे। तभी न्यूज पर बात करेंगे हम, उसके बाद ईवीएम और वीवीपैट क्या है इसके बारे में एक बेसिक जानकारी समझेंगे, इसका क्या इतिहास रहा, इसकी कब से शुरुआत की गई, क्यों लाया गया। उसके बाद जानेंगे कि वर्तमान मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट का क्या तर्क रहा। उसके बाद जानेंगे कि क्या किया जा सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव सुधारों का मुद्दा और इसके अलावा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है वह भी हमारे सिलेबस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शासन प्रणाली और चुनाव सुधार के अंतर्गत पूरा मामला हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं न्यूज से। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस अर्जेंट ऑर्डर ऑन प्ली फॉर इंक्रीज्ड वीवीपैट वेरिफिकेशन बिफोर वोट काउंटिंग। तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो याचिका लाई गई है उसमें जो काउंटिंग होने वाली है उससे पहले ही इस वीवीपैट की जो गणना है उसको बढ़ाने की मांग की गई थी। न्यूज को थोड़ा और विस्तार से समझें तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में बढ़े हुए जो मतदान केंद्र थे उनमें वीवीपैट मिलान से जुड़ी एक याचिका पर तत्काल विचार करने से इनकार कर दिया। उसमें मतगणना से पहले कोई ऐसा निर्णय लेना या ऐसा निर्देश देना अभी सही नहीं होगा, इसलिए ऐसा कोई निर्देश अभी वे जारी नहीं करेंगे। बाद में हो सकता है ऐसी कोई याचिका पर वे समय के साथ फिर सुनवाई की जाएगी और आराम से उसमें सुनवाई होगी। तो याचिका में कहा गया है कि 2019 का एक मामला था, एन चंद्रबाबू नायडू बनाम भारत संघ का मामला। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे इसी वीवीपैट या फिर ईवीएम मशीनों के संबंध में। तो क्या थे उन दिशा निर्देशों को अभी हम आगे थोड़ा सा समझ लेंगे। तो उसको कहा है कि जो दिशा निर्देश थे वे अपर्याप्त हैं। ठीक है, दिशा निर्देशों का जो संबंध था वह था प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में रैंडमली चुने गए मतदान केंद्रों पर ही वीवीपैट का सत्यापन किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि जितने भी सभी वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया है उनका ही यहाँ पर उपयोग किया जाए, उन सभी की गणना की जाए। तो ऐसा कहा गया था कि यादृच्छिक रूप से या फिर रैंडमली हम चुन लेंगे किसी को भी किसी भी समय और वहां पर जाकर के जांच कर ली जाएगी, उनका मिलान कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो निर्वाचन आयोग है उसके भी कई तरह के मत हैं, यहाँ पर कई तरह की बात उन्होंने कही है, उसको आगे अभी समझेंगे। तो ईवीएम और वीवीपैट क्या है। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आजकल चुनावों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से जब स्टार्टिंग हुई थी तब हम बैलेट पेपर से चुनाव प्रक्रिया का उपयोग देखते रहे हैं और बैलेट पेपर का उपयोग करके उसकी एक पर्ची की तरीके उसको डाल दिया जाता था। लेकिन उसके बाद ईवीएम लेकर के आए और फिर अभी हमें ऐसी कुछ बातें कुछ समय पहले सुनने को मिली कि फिर से हम बैलेट पेपर की तरफ लौट जाएं। हालांकि इसको निर्वाचन आयोग ने पीछे लौटने से मना किया और इस प्रक्रिया को सही नहीं बताया। तो जो ईवीएम है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाई गई एक वोटिंग मशीन है जो कि वोट डालने और गिनती करने में मददगार रहती है। यहाँ पर आप इसको चित्र में देख सकते हैं, ये ईवीएम की एक यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। इसमें 2 यूनिट होती हैं, एक होती है कंट्रोल यूनिट और दूसरी होती है मतदान यूनिट। तो ये ऊपर वाली जो है ये मतदान यूनिट है और ये वाली कंट्रोल यूनिट है। तो जितने भी मतदाता होते हैं उनके सामने दरअसल इस वाली यूनिट को पेश किया जाता है और बूथ में मौजूद जो अधिकारी होते हैं उनके पास कंट्रोल यूनिट रहता है जिसको वे यहां से कंट्रोल करते हैं और मतदाता को मत डालने के लिए उस तरह के ऑप्शन उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा जो ये मतदान वाला होता है इसमें एक नीला बटन लगा रहता है और यहाँ पर जितने भी उम्मीदवार हैं उनके नाम और उनकी जानकारियां यहाँ पर दी होती हैं। तो जो मतदान करने वाला व्यक्ति है वो यहाँ पर उनका नाम देख लेता है और यहाँ से बटन दबा करके उनको वोट डाल देते हैं। तो ये सभी जानकारियां इसमें रहती हैं। तो इस मशीन से ही जुड़ी हुई, यानी जब
यहाँ से मतदाता ने मत डाला और मत उसका जो पहुंचा, अब उसके वेरिफिकेशन के लिए एक तरीके से कैसे पता चले कि हमने जिसको वोट दिया है उसको ही वोट मिला है या नहीं मिला, तो ऐसी भी कुछ बातें जब सामने आई तो वीवीपैट मशीन लाई गई। इसका पूरा नाम होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इस तरह की एक मशीन होती है, जैसे यहाँ पर ब्लू कलर की यहाँ रखी हुई है। इस मशीन में क्या होता है कि जैसे ही मतदाता ने यहाँ पर नीला बटन दबा करके वोट दिया तो यहाँ पर एक स्लिप प्रदर्शित हो जाती है इस तरह से, जिसमें मतदाता दूर से ये बात देख सकता है कि उसने किसको मत दिया है। और उसके बाद ये जो पर्ची है लगभग 7 सेकंड के बाद इसी एक नीचे जो बॉक्स है उसमें ही गिर जाती है और सीलबंद बॉक्स रहता है, यानी उसको दी नहीं जाती, इसके अंदर दर्ज रहता है ये रिकॉर्ड। तो नागरिकों के वोट का सत्यापन करना इसका काम है, हम कह सकते हैं। इसके अलावा चुनाव प्रणाली में मतदाताओं का विश्वास बनाए रखना और सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है कि यदि ऐसे कोई भी विचार मतदाताओं के मन में आते हैं कि जो चुनाव हुआ वह सही नहीं रहा, मतदाताओं या प्रत्याशी कोई किसी के भी मन में, तो उस प्रक्रिया को कैसे हम भरोसेमंद बनाएं ताकि सभी लोगों का भरोसा उस पर बना रहे, यही यहाँ पर एक प्रयास है। तो अगर इसके इतिहास को देखें तो पहले ईवीएम की बात करें तो 1975 का समय था जब इमरजेंसी का दौर हमने देखा। इमरजेंसी के दौर के बाद 1977 का समय आता है और ईवीएम की परिकल्पना की जाती है ताकि चुनाव प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके और चुनावों से संबंधित जो भी त्रुटियां हैं उनको और कम किया जा सके। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL हैदराबाद को इसे डिजाइन और डेवलप करने का काम सौंप दिया जाता है। उसके बाद 1979 में उसका एक प्रोटोटाइप वो डेवलप करते हैं और मई 1982 यानी 1982 में केरल में आम चुनाव होते हैं और पहली बार हमें इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि जो इसका कानून है उसमें संशोधन न होने के चलते इस चुनाव को लेकर के याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट इस चुनाव को रद्द कर देते हैं। उसके बाद 1989 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कुछ संशोधन लाए जाते हैं, उसके बाद फिर आगे चुनाव कराए जाते हैं। तो पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के 25 विधानसभा क्षेत्रों में शुरुआती रूप से इसका उपयोग हमें दिखाई देता है। 2004 में लोकसभा के आम चुनावों में देश के लगभग सभी 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का उपयोग किया जाता है, जिसमें लगभग 10 लाख से ज्यादा का उपयोग यहाँ पर किया गया था। तो इसका उपयोग जो किया गया प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए और तेज बनाने के लिए और एक्सेप्टेबल बनाने के लिए इसका उपयोग किया गया। इसके बाद आता है वीवीपैट। तो वीवीपैट कैसे आया कि जब ईवीएम मशीन आ गई तब लोगों को इस पर भरोसा बढ़ा, लेकिन उसके बाद भी कुछ जो राजनीतिक दल थे उनकी मांग थी कि चुनाव प्रक्रिया को या फिर जो मतदान प्रक्रिया है उसको और अधिक पारदर्शी कैसे बनाया जाए या फिर और अधिक उसको विश्वसनीय बनाया जाए। तो उनका कहना था कि जब एक मत दिया जाता है, रिकॉर्ड होता है, उसके बीच में कुछ ऐसा प्रोसेस हो कि जो मत देने वाला है यानी जो वोटर है उसको भी इसकी जानकारी मिल सके कि उसने किसको मत दिया है। तो इस आधार पर वीवीपैट मशीन लाई जाती है। 2011 में BEL और ECIL इसका एक प्रोटोटाइप डेवलप करता है और भारत सरकार द्वारा 2013 में चुनाव संचालन नियम 1961 के संशोधन की अधिसूचना जारी की जाती है। उसके बाद नागालैंड के 51 नोक्सेन ST विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में पहली बार हमें इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है। उसके बाद लोकसभा के 2014 के जो चुनाव थे, आम चुनाव में भी विधानसभाओं और 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ चुने हुए क्षेत्रों की बात है, वहां पर इनका उपयोग हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अभी भी इनका उपयोग किया जा रहा है। तो अब आते हैं उस मामले पर कि मामला क्या है, इससे जुड़ी जो चुनौतियां हैं वे क्या हैं। अभी भी चूंकि इन मशीनों को लाया जा चुका है, ईवीएम आ चुकी है, वीवीपैट आ चुकी है, लेकिन कुछ समय पहले हमने देखा जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने ही या फिर आम आदमी पार्टी ने भी इन जो मशीनें थी चुनाव आयोग द्वारा लाई गई ईवीएम मशीनें, उन पर आरोप लगाए और उनको सही ना होने की बातें कही। यानी उनका कहना है कि ईवीएम में हैकिंग की जा सकती है। एक बड़ा पॉइंट, ईवीएम को हैक किया जा सकता है, मतों को बदला जा सकता है, इसकी मेमोरी से भी छेड़छाड़ की जा सकती है, वोट बढ़ाए जा सकते हैं। ऐसे आरोप लगते रहे हैं ईवीएम पर, लेकिन निर्वाचन आयोग का कहना है कि ये सभी आरोप सही नहीं है। जो सॉफ्टवेयर है ईवीएम का उसको बदला नहीं जा सकता, वो एक बार ही लिखा जा चुका है, उसको केवल रीड कर सकते हैं।
तो इस आधार पर जो सॉफ्टवेयर है वह अनचेंजेबल है। तो एक बार रीड कर लिया, एक बार उसको लिख दिया गया, उसके बाद वो वैसा ही रहेगा। दूसरा जो मेमोरी मैनिपुलेशन की बात है, यानी उसकी जो मेमोरी है उससे छेड़छाड़ की बात है, उसको भी कहा कि ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब ईवीएम को वोटिंग हो जाने के बाद एकदम फ्री छोड़ दिया जाए और किसी व्यक्ति को दे दिया जाए। तो ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि उसको पर्याप्त सुरक्षा में रखा जाता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट कि वोटों को बढ़ा देना, तो ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि एक बार जब क्लोज बटन दबा दिया जाता है तो दोबारा वोट उसमें बढ़ाए नहीं जा सकते। ऐसा निर्वाचन आयोग ने अपने तर्क दिए हैं और बातें कही हैं। तो जो इसकी सुरक्षा है, अगर हम उसके कुछ की फीचर्स को देखें कि कैसे ईवीएम को सुरक्षित किया जाता है, तो हम चुनाव आयोग पर और भरोसा कर पाएंगे। पहली बात तो ये है कि इसकी फर्स्ट लेवल जो चेकिंग होती है, वहां से लेकर काउंटिंग तक और उसको वापस से रखने तक जो रूम होते हैं उन्हें स्ट्रांग रूम कहा जाता है। स्ट्रांग रूम का मतलब होता है कुछ ऐसे क्षेत्र, कुछ ऐसे रूम जहां पर किसी भी मुद्रा को या किसी वस्तु को बहुत ज्यादा सुरक्षित तरीके से रखा जाता है, बहुत ज्यादा गोपनीय तरीके से और सुरक्षित रूप में उसको रखते हैं। यानी 24/7 24/7 वहां पर सुरक्षा मौजूद रहती है। दूसरा कि जो भी पार्टीज है, जितने भी दल हैं और उनके कैंडिडेट के जो भी विटनेस हैं, उनको यहाँ पर मौका दिया जाता है कि वो जितने भी स्टेज का प्रोसेस है उसको जाकर के देख सके और अपनी जो संतुष्टि है उसको कर सके। उसके अलावा इस ईवीएम को कहीं भी अगर ले जाया जाता है तो कंटेनर में या फिर सील्ड जो ट्रक्स होते हैं उनमें ले जाया जाता है। इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट है उसको भी लॉग रखा जाता है, जीपीएस से उसकी ट्रैकिंग की जाती है, या फिर जो उम्मीदवार हैं उनसे संबंधित जो उनके प्रतिनिधि हैं वो जाकर के इसको देख सकते हैं। इसकी शिफ्टिंग जब की जाती है तो उसकी वीडियोग्राफी की जाती है और जो वाहन है उसको जीपीएस से ट्रैक किया जाता है। इसके अलावा जिसका सॉफ्टवेयर है वह इलेक्शन कमीशन के ईवीएम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के तहत ही पूरा मामला रहता है। इसके अलावा जब भी ईवीएम को खोला जाता है या बंद किया जाता है तो फिर जितने भी पार्टीज हैं उनके जो विटनेसेस हैं उनको वहां पर पहले से ही सूचना दे दी जाती है कि आप लोग आइए और अपनी संतुष्टि कीजिए। यानी कि ऐसा भी मौका रहता है कि आप अपने ही ताले लगा दीजिए, अपनी सील डाल दीजिए। तो ये पूरी सुरक्षा प्रक्रिया को और ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए ऐसे कुछ प्रयास किए जाते हैं ईवीएम, ताकि सुरक्षित रहे। तो अभी का जो मामला है उसके मुताबिक कुछ बातें हम समझ लें कि जैसे शुरुआत में हमने देखा, याचिका में आरोप लगाया गया था कि एन चंद्रबाबू नायडू बनाम भारत संघ मामले में जो चीजें हैं वे अपर्याप्त हैं। तो एक सवाल ये पूछा गया कि कितनी ईवीएम में वीवीपैट सिस्टम लगा होना चाहिए, यानी सभी में तो अभी नहीं लगाया गया है, इसलिए ये सवाल अभी बाकी है कि कितने ईवीएम में हम वीवीपैट सिस्टम को लगाएं ताकि ये इस बात को कहा जा सके कि जो चुनाव है वह न्यायपूर्ण तरीके से हुआ है और सही तरीके से हुआ है। तो इस सवाल को अभी देखना होगा। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र में 50% वीवीपैट पर्चियों को सत्यापित करने की यहाँ पर डिमांड रखी गई है। जैसे अभी हमने शुरू में बात की थी कि रैंडमली हम अभी के समय जो उपयोग करते हैं सुप्रीम कोर्ट के 2019 की गाइडलाइंस के मुताबिक कि रैंडमली चेक कर लिया जाता है, मिलान कर लिया जाता है वीवीपैट मशीनों का उन वोटिंग वाली ईवीएम मशीनों से। तो ऐसा कहा गया है कि लगभग 50% वीवीपैट मशीनों का मिलान किया जाना चाहिए, ऐसी डिमांड रखी गई है। लेकिन जब निर्वाचन आयोग से ऐसी बात रखी गई तो उन्होंने भी अपने तर्क दिए। आयोग ने ऐसा कहा कि अगर 50% पर्चियों की दोहरी गणना की जाती है तो जो परिणामों की घोषणा है वह कम से कम 6 दिन के लिए डिले हो जाएगी, यानी इसमें और देरी होगी और जो प्रक्रिया है वह और जटिल होगी और ज्यादा यानी लंबी खिंचेगी। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि आगे किस तरह के कदम उठाए जाते हैं और इन चुनावों के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई याचिका आती है तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर क्या निर्णय होता है। तो आगे की राह में कुछ जो प्रमुख बातें हैं वो यही कि भारत में जो चुनाव प्रक्रिया है उसको विश्वसनीय बनाना और जनता का उस पर भरोसा बनाए रखना जितना ज्यादा चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का कार्य है, सुप्रीम कोर्ट का कार्य है, उस प्रक्रिया को देखना। प्रमुख रूप से तो हम कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग के ही अंतर्गत सभी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, लेकिन लोगों का भरोसा कैसे उसमें बढ़ा रहे इसके लिए पार्टियों और जनप्रतिनिधियों की भी एक बड़ी भूमिका होगी। तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों को इस चीज को सुनिश्चित करते हुए जनता के सामने इस पक्ष को रखना चाहिए कि क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें और बेहतर की जा सकती हैं। यानी विश्वसनीयता का मुद्दा यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि भारत जैसा एक बड़ा लोकतंत्र जिसकी जो चुनाव प्रक्रिया है अपने आप में बहुत बड़ी है और कई देशों के लिए वह एक सीखने का भी काम करता है, यानी कई सारे देश हमारी ही चुनाव प्रक्रिया को
देखते हैं और सीखते हैं हमसे कि हम कैसे इतनी आसानी से इतने बड़े लेवल पर ऐसे चुनाव संपन्न करा लेते हैं। ऐसे में हमारे देश की विश्वसनीयता यानी हमारे देश के नागरिकों की विश्वसनीयता इस पर बनी रहनी बहुत ही आवश्यक होगी। तो सवाल क्या बन सकता है आज के टॉपिक से? सवाल है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट क्या है, भारत में चुनाव सुधारों की प्रक्रिया में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए और इसे और अधिक कुशल बनाने के उपाय सुझाइए। तो 250 शब्दों में ये उत्तर आपको लिखना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि वीवीपैट के बारे में लिखने के लिए आपको ईवीएम के बारे में भी कुछ जानकारी देनी होगी, क्योंकि ये पूरी तरह से ईवीएम से ही रिलेटेड है और ईवीएम जो मशीन है उसको सत्यापित, उसके द्वारा जो वोट डलता है उसको सत्यापित करने से जुड़ी एक मशीन है। तो इसको पूरा आपको इस तरह से फ्रेम करना है कि आप इसमें ईवीएम की जानकारी दे दें, वीवीपैट के बारे में बता दें और भारत में चुनाव सुधारों की प्रक्रिया में इसको किस तरह से लाया गया, इसकी क्या महत्व है, इसकी क्या भूमिका है, और कुछ ऐसे बातों को लिखें कि इसे और कैसे और बेहतर और विश्वसनीय हम बना सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।